May I come in, sir? वेलकम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए। Thank you, sir. कंफर्टेबल है आप? Yes, sir. ठीक है, अपने बारे में बताइए आप। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियां भोजपुर से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से की है। मेरी हॉबी है फोटोग्राफी करना और ये मेरा पहला इंटरव्यू है। ये आपका पहला इंटरव्यू है। आपने मैथ में ग्रेजुएशन किया है ना? जी सर। अच्छा, मुझे बताइए कि छोटे छोटे बच्चे मैथ से क्यों घबराते हैं? छोटे बच्चे मैथ से क्यों घबराते हैं, क्या कारण है? सर मैथ्स में रूल्स फॉलो करने होते हैं और छोटे बच्चे रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं। वो मतलब कि ज़्यादा वो खेलना पसंद करते हैं, रूल्स बंधन में बंध के रहना नहीं चाहते और मैथ्स में आपको रूल्स को फॉलो करते हुए ही सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ठीक है, अगर ये बात सही है जो आप बोल रहे हैं तो छोटे बच्चों को मैथ पढ़ाना नहीं चाहिए? नहीं सर, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि छोटे बच्चे अगर मैथ सीखेंगे तो उसमें रीजनिंग एबिलिटी उनकी अच्छी होगी और वो चीज़ों को जैसी है वैसे ही देखना शुरू करेंगे और इसके लिए बहुत मतलब उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको प्रमोट। जैसे आपने बोला कि छोटे बच्चे मैथ से इसलिए घबराते हैं क्योंकि रूल्स हैं, वहाँ पे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और आपको नहीं लगता कि इससे छोटे छोटे बच्चों का जो क्रिएटिविटी है ना, यस सर, उसको आप ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं मैथ के थ्रू, और अपने अंदर एक फियर फैक्टर डेवलप कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है बच्चों के लिए। तो अगर ओवरऑल ग्रोथ का बात करेंगे बच्चों का, तो मेरे ख्याल से विदाउट मैथ दे विल बी बेटर ऑफ। क्योंकि रूल्स तो बाद में भी सीखा जा सकता है जैसे आपने बोला, और रूल बाउंड तरीके से काम करने का मतलब है कि क्रिएटिविटी को इग्नोर कर देना। तो आप ऐसा सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे सब रूल को फॉलो करें, जो सिविल सर्विसेज में वही है कि सब रूल को फॉलो करें, जिस वजह से क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलता है ना? सर जहाँ तक बच्चों की बात है तो और सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो क्रिएटिविटी काफ़ी जाहिर करते हैं। मैथ पढ़ाना ज़रूरी क्यों है? मतलब आप बोल रहे हैं कि उनको रूल्स के थ्रू समझाना पड़ता है कि इसको इस तरीके से काम को करना है। सर एक सभ्य नागरिक को रूल फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। अगर समाज में रूल फॉलो ना किया जाए तो समाज में अराजकता फैल सकती है, और अगर बच्चों को रूल बचपन से ही रूल्स के बारे में बताया जाए तो वो एक सभ्य नागरिक बनेंगे। और इसलिए मैथ्स तो नहीं बनेंगे जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हीं लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है। रूल जो फॉलो नहीं करते उन्हीं लोगों को सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं। रूल्स फॉलो जो करते हैं जी, उनको कोई क्या वो भी नहीं करते हैं, रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सभ्य नागरिक वही बनते हैं जो रूल को फॉलो करते हैं। अगर रूल ही गलत हो तो तभी सभ्य होंगे वो? नहीं सर, अगर रूल जस्ट होगा और सही होगा तो उसको फॉलो करना आवश्यक है। आपने बोला ना कि रूल को फॉलो करने से लोग सभ्य होते हैं, नागरिक सभ्य होते हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स बताइए जो आपके नज़र में है हाल फिलहाल में जिसको हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करेंगे तो सभ्य नहीं बनेंगे। यस सर, जैसे डॉरी वाला सिस्टम है, बिहार में डॉरी काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जाती है। वो कहाँ रूल है? डॉरी लेना रूल है क्या? नहीं सर, तो मैं रूल्स का बात करता हूँ सर। रूल्स, बहुत सारे रूल्स, क्योंकि आपने तो मैथ किया है, आपने बोला कि रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से रूल्स है आपके नज़र में जो आपको लगता है कि जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए? सर अगर जैसे दोस्त मिलते हैं तो उन लोगों में ब्रो कोड होता है कि ये करना है वो करना है, और उसमें बहुत गलत तरीके से जैसे स्मोकिंग करना, नहीं वो रूल तो नहीं है। अच्छा मान लीजिए सर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया। जी सर, एक पर्टिकुलर लॉ पास कर दिया। अब रूल बन गया, लॉ बन गया, रूल बन गया, सब बन गया। यस सर। अब हम उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। यस सर। तो हम सभ्य हैं या नहीं है? जैसा आपके डेफिनेशन के हिसाब से बहुत अच्छी बात है क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा, है ना? तो जो लोग जैसे पार्लियामेंट में फार्मर्स बिल पास हो गया था,
तो जो लोग उसको नहीं मान रहे थे, है ना, वो सभ्य नागरिक नहीं थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ और कुछ रूल्स जो आपके नज़र में है जिसको नहीं मानना चाहिए। सॉरी सर, अभी सोच नहीं समझ पा रहे। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मान लीजिए आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है ऑर्गेनाइजेशन में, आप पोस्टेड है और कैलकुलस का यूज़ करेंगे आप। कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट है ना, आइडिया है, उसको आप यूज़ करेंगे। तो कैलकुलस का कौन सा पार्ट आपको इंडिकेशन देगा या हिंट देगा कि ये करो, इसको करने से एफिशिएंसी बढ़ेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर, कैलकुलस में मिनिमम और मैक्सिमा दोनों देखा जाता है। तो कोई भी अगर लॉ है तो या फिर कोई भी अगर पॉलिसी है तो उसके दोनों पक्षों को देख सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम से तो आप किसी को कंटिन्यू रखेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे उसका पता चल सकता है। जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट अगर मैक्सिमम है तो डिसकंटिन्यू है, मिनिमम है तो चलेगा, प्रॉफिट बढ़ाना है ये सब चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी बढ़ाना है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। उसके बहुत सारे वेरिएबल्स को भी देखेंगे। कैलकुलस में वेरिएबल्स का भी बहुत अहम रोल होता है। तो अगर कोई पॉलिसी है तो उसके कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उसके बाद टीम लीडरशिप, कैलकुलस में समेशन भी होता है। तो टीम अगर मिल के कोई काम आंसर है, स्पेसिफिक चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए जरा हमको। सर, मेरी स्ट्रेंथ है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, कंपैशनेट और हार्ड वर्किंग। और वीकनेस है सर रात को देर तक जागना और जंक फूड। सर, देर रात जागना मुझे लगता है बिहार पुलिस सर्विस में ये तो और अच्छी बात है आप, मेरे हिसाब से। रात भर जगेंगे, रात भर आप पेट्रोलिंग करेंगे और अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है ये। नहीं सर, अभी कुछ साल पहले बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए नोबेल मिला था। उसमें ये बताया गया कि हमारा शरीर जो है वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जॉब में बायोलॉजिकल क्लॉक तो नहीं हो सकती है। यस सर। 24 घंटे की जॉब है, क्राइम कभी भी हो सकता है, कंपैरेटिवली रात में ज़्यादा होता है। तब आप रात में सोएंगे तब तो पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, उसका कंपनसेट कर सकते हैं दिन में। तो दिन में तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो नहीं करती ना दिन में सोने के लिए। दिन में तो आपको सपोर्ट नहीं करेगी बॉडी। आप दिन में सोएंगे भी तो बॉडी सोना नहीं चाहती है, नींद नहीं आती है। बहुत थके नहीं तो नींद, दिन में सोना भी चाहें तो नींद नहीं आती, कंपैरेटिवली उतनी गहरी नहीं आती, उतनी देर तक नहीं आती है। ठीक है ना। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बराबर। यस सर। इसको अपराध के नियंत्रण में आप कैसे प्रयोग में लाएंगे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं कितना, मतलब कि कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा अपराध हो सकता है, वहाँ पे कौन से पॉलिसी लगाया जा सकता है जिससे अपराध रुके। जैसे ईव टीजिंग का मामला हो तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पर ईव टीजिंग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो उसका यूज करके, वो उसके डेटा का यूज करके वहाँ पे तर्कसंगत पॉलिसी लगाई जा सकती है। साथ ही सर अभी प्रोहिबिशन चल रहा है इसका शराब का। तो इसमें भी जैसे जो नेपाल से सटे ज़िले हैं या फिर उत्तर प्रदेश से सटे ज़िले हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आ रही है शराब। तो इसका भी यूज किया जा सकता है कि कैसे उनको रोका जा सके। अच्छा, इससे क्या क्या डिटेल्स निकाल सकते हैं आप? क्या क्या डिटेल्स निकाली जा सकती है अपराध नियंत्रण में? सॉरी सर, नहीं सर। यूज करिए, फार्मूला पता होगा, सिस्टम पता होगा, नियम पता होगा, तो यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अपराध का समय निकाल सकते हैं। यस सर। अपराध की तीव्रता निकाल सकते हैं। यस। अपराध किनके खिलाफ हो रहा निकाल सकते हैं। यस सर। अपराध का महीना निकाल सकते हैं। जी। ठीक है। यस सर। और कुछ कर सकते हैं। और इन सब डेटा का यूज करके उनको रोकथाम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए। बिहार पुलिस सर्विस आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। जी सर।
तो एक चीज़ बताइए कि बिहार में मैं चाहता हूँ कि जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं वो कई बार अपने उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कई बार उनको अब्यूज़ किया जाता है और वो थाने नहीं जाते, कौन पड़ेगा पुलिस के चक्कर में, और फिर जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और जब बार बार वो अपमानित होते हैं वीकर सेक्शंस के लोग तो अंत में वो एक इतना बड़ा रिएक्शन करते हैं कि क्राइम बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक पुलिस ऑफिसर के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार करें कि जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं स्पेशली उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको जो सिक्योरिटी मिले, उनको कोई मतलब परेशान नहीं कर सके, अब्यूज नहीं कर सके, उनके राइट्स का वायलेशन ना हो। आप कुछ रास्ते बताइए। सर मैं पहला रास्ता ये चुनूंगा कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बॉडी कैमरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी कैमरा तो चलो ये पुलिस अगर एब्यूज करते समझ में आता है, यस सर, लेकिन हमारा जो समाज है वो फ्यूडलिस्टिक है। यस सर, हम जातिवाद से, सामंतवाद से और एक ऊंचा होने की दम्भ से ना हमारा समाज जो है ना बहुत अधिक क्या है वो भरा पड़ा है। यस वो दूसरे को हीन भावना से देखता है, उसके राइट्स का वायलेशन करता है, उसे गाली देता है, उसे एब्यूज करता है, उसे मारता पीटता है और वो कह नहीं पाते, थाने में नहीं आ पाते अपनी बातों को कहने के लिए। तो कैसे उन वीकर सेक्शंस के लोगों के हितों को हम सुरक्षित करें? सर सबके आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है और सबके पास इंटरनेट है। आप क्या करेंगे? वो तो जो करना होगा करेंगे, उनको शिकायत करना होगा, थाने जाना होगा, जो करना है। आप क्या करेंगे? आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाइए कि उन गरीबों को लगे कि नहीं ये जो नए वाले साहब आए हैं वो हमारे हितों की रक्षा करेंगे, कोई हमें गाली नहीं दे पाएगा, दो थप्पड़ मार नहीं पाएगा, और मारेगा तो फिर हम उसके खिलाफ एक्सेस एक्शन ले सकते हैं। तो पहले तो सर अवेयरनेस भी फैलाया जा सकता है, जाके ऐसी जगहों जहाँ पे ज़्यादा ये हो रहा है वहाँ पे उनका मनोबल भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जो टोल फ्री नंबर होते हैं उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। अभी भी कॉल करने पर लगता नहीं है, और एनोनिमिटी की भी कोशिश किया जाएगा ताकि उनका नाम उजागर ना हो सके, और उसके बाद जो भी अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा। अच्छा, और इस तरीके से इसको रोका जा सकता है सर। ज्योग्राफी का जो ज्ञान है वह अपराध को रोकने में कितना मदद कर सकता है? सर ज्योग्राफी का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नक्सलिज्म है, वो क्राइम करने के बाद जंगल के टेरेन को उनको पता होता है तो वो अच्छे से छिप जाते हैं। तो अगर किसी से प्रशासक को पता होगा कि किस तरीके का उसको प्रॉब्लम फेस करनी होगी अगर जंगल में वो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ सर सॉरी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, पुलिस सुधारों को लेकर के कुछ समितियां बनाई गई हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट है और उसको कैसे आप लागू करेंगे? सॉरी सर। प्रकाश सिंह समिति का नाम सुना है आपने? नहीं सर। सोली सोराबजी समिति? यस सर। क्या है? डिटेल नहीं पता है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर या टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो एक्चुअली सॉइल में किन किन एलिमेंट्स का होना सॉइल का टेक्सचर बनाता है? सर सॉइल टेक्सचर में ये देखा जाता है कि उसका पेरेंट रॉक कैसा था, पेरेंट रॉक में किस प्रकार का रॉक, जैसे सेडिमेंट्री था कि एग्नियस था या फिर मेटामॉर्फिक था। दूसरा सर उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पे नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना, मॉइस्चर भी टेक्सचर को डिफाइन करता है। साथ ही साथ सर उसमें न्यूट्रिएंट्स और कितने हैं, अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो वो काफ़ी उपजाऊ भी होंगी और उसका टेक्सचर भी थोड़ा लचीला होगा। तो ये तीन चीज़ें ही इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट आपने कहा सेडिमेंट्स, सेकंड आपने कहा मॉइस्चर, और थर्ड आपने कहा न्यूट्रिएंट्स। और सर कोई मिसिंग लिंक भी है यहाँ पे? एक लोकेशन भी सॉइल का डिफाइन करता है, कहाँ पे वो सॉइल सिचुएटेड है। अगर गर्मी वाले क्षेत्र में है तो लेटराइट सॉइल बन जाएगी, लीचिंग होगा। यानी आपका टोपोग्राफी भी मायने रखता है। और भी कोई चीज़ मिसिंग है? जो आपने भी मॉइस्चर की बात की, क्लाइमेट से, है ना, मॉइस्चर की बात की, तो सॉइल के कौन से कॉम्पोजिशन पे ये डिपेंड करेगा कि सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करेगा या
वो कम मॉइस्चर रिटेन करेगा, या इन अदर वर्ड्स उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? कौन सा वो इंग्रेडिएंट है सॉइल का जो ये डिटरमाइन करता है? सर सैंड और क्ले का इंटरमिक्सचर होता है सर सॉइल मिक्सचर। अगर सैंड ज़्यादा होगा सॉइल में तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम अब होगी। आपको पता चला क्या मिसिंग लिंक था? आपने जो आंसर दिया था उसमें यस सर। क्या था? इनका कंपोजिशन देखना होता है सैंड और क्ले। क्ले आप भूल रहे थे, यस सर। है ना? जो भी आपने दिया था वहाँ पे क्ले, इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल की पीएच की। आप बता सकते हैं कि एक आइडियल सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को सपोर्ट करती है विथ फ्यू एक्सेप्शंस? वो आइडियल रेंज क्या होना चाहिए? सर सॉइल की आइडियल रेंज 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए सर। 6 से 7 के बीच? हाईली थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक यस और अप टू द न्यूट्रल। यस। कुछ ऐसे क्रॉप्स के नाम आप बता सकते हैं जो कि एसिडिक सॉइल प्रेफर करते हैं? जैसे सर काजू की खेती एसिडिक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो बेसिक सॉइल प्रेफर करते हैं? आइडिया नहीं है। एक भी नहीं? नहीं सर। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा चेन्नई में फ्लड्स आ गया था और उससे अच्छा खासा लॉस ऑफ लाइव्स भी हुआ। यस सर। क्या फैक्टर्स थे अचानक से इतना ज़्यादा रेनफॉल और फिर फ्लडिंग के? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? सर अभी का जो समय है नवंबर दिसंबर का जो समय है इसमें मॉनसून लौटता है, रिट्रीटिंग, और उससे वो मॉइस्चर गेन करता है और उसी के कारण बारिश होती है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया रिट्रीटिंग मॉनसून। दूसरा फैक्टर सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सरफेस टेम्परेचर है इसका समुद्र का, ओशियन का, वो उससे इवोपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इसी रिट्रीटिंग मॉनसून में। तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण भारी बारिश हो रही है। तीसरा सर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नदियाँ बाढ़ का पानी घुस सकता है, लेकिन अतिक्रमण के कारण टेम्पररी रीजन भी था। ये सारे तो लॉन्ग टर्म रीजंस हैं जो हर साल ऑलमोस्ट आते हैं। कोई टेम्पररी रीजन भी था ज़्यादा बारिश होने का चेन्नई में और फिर फ्लडिंग होने का उस टाइम पे? एक तो आपने रिट्रीटिंग मॉनसून्स की बात की, वो था, और भी क्या था? सर साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी होता है वहाँ पे। तो अभी के केस में हुआ था कोई साइक्लोन आया था क्या? सर साइक्लोन नहीं कह सकते, वो एक स्टॉर्म टाइप का ही होता है, साइक्लोन जैसे ही वर्क करता है। डिप्रेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जब यही पूरा रूप ले लेगा तो साइक्लोन बन जाता, लेकिन डिप्रेशन रहता है। ओके। रिसेंटली रेड सी में क्या डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं? सर रेड सी एक शिपिंग लेन है, वहाँ से बहुत जहाज़ मतलब कि ट्रेड के लिए जाती हैं। तो इजराइल और ये गाजा के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे हूथी रिबल्स जो सऊदी अरेबिया में हैं, वो लोग जो इजराइल से हूथी रिबल्स सऊदी अरेबिया के हैं का ग्रुप है? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। ओके, हाँ बोलिए। तो वो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं जो इजराइल से इसके साथ व्यापार कर रही हैं और उनको लूट रहे हैं और रैंसम मांग रहे हैं। यानी वहाँ पे इजराइल वाला कनेक्शन आता है? यस सर। कोई इंडिया बाउंड शिप को भी टारगेट किया है रिसेंटली? यस सर, एक इंडिया बाउंड शिप को भी टारगेट किया गया था जो इजराइल से चल के इंडिया आ रही थी सर। अच्छा, एक ही शिप को टारगेट किया गया है अभी तक? और आप श्योर हैं कि वहाँ से कुछ न कुछ इंडिया और इजराइल का कनेक्शन उन शिप में था? यस सर। अगर रेड सी का जो चैनल है वो डिस्टर्ब होता है तो फिर ऑल्टरनेट चैनल्स क्या अवेलेबल हैं हमारे पास अगर यूरोपियन कंट्रीज से हमें ट्रेड करना है तो?
अगर लैंड रूट देखा जाए तो पहले वाला जो लैंड रूट था सिल्क रूट वाला, उसको वापस किया जा सकता है? नहीं किया जा नहीं सकता है अभी भी, क्योंकि वो एरिया में डिस्टरबेंस होता रहता है जी। तो जब उस एरिया में डिस्टरबेंस होता है तो अल्टरनेट रूट क्या फॉलो करती हैं शिपिंग कंपनीज? ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका को घूम के जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इससे डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा सर, है ना। तो वो जो पूरा का पूरा रूट है जो आप बोल रहे हैं अफ्रीका को घूम के जाना पड़ेगा, उसका एक जियोग्राफिकल नेम है। हॉर्न, सॉरी सर। थैंक यू। आज परफॉर्मेंस बेटर है यस सर, प्रीवियस परफॉर्मेंस से? कहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा वीक हुआ है परफॉर्मेंस? जियोग्राफी। हाँ, एक तो जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ये वाला एरिया है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जहाँ पे आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते थे। आई डोंट नो, आपने माइंड को अप्लाई नहीं किया एप्लीकेशन की। ये सब क्वेश्चंस में माइंड अगर अप्लाई करते हैं ठीक ठाक तो बढ़िया मार्क्स मिलता है। यस सर। टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स आपको कुछ तो उनको देना पड़ेगा रीज़न। अगर स्टीरियोटाइप्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो एक एवरेज मार्किंग है वो करेंगे, है ना, जैसे 60 65, इससे ज़्यादा वो नहीं देंगे। इसमें भी आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब वही चीज़ बताएंगे जो सब लोग बोलते हैं, है ना, तो फिर तो वो मार्क्स कहाँ से देंगे आपको? इन सब क्वेश्चंस का जवाब अगर नहीं देंगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन अगर दे देंगे तो मार्क्स बढ़ेगा। यस सर। आप समझ गए? आपका अगर एवरेज मार्किंग से बेटर चाहिए तो ये सब क्वेश्चंस को ना ग्रैब करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी। जी सर। ठीक है ना, कोशिश करना ऐसे क्वेश्चंस में जो ओपन एंडेड है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले लेना कि सर लेट मी गिव मी जस्ट सम टाइम, है ना, परमिशन लेके 2-4 सेकेंड, फिर कोशिश करना आंसर को खड़ा करने का। और एक मैं वो दे रहा हूँ आपको टिप्स, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाता है ना तो पहले टाइम ले लें। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चंस पूछा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का यूज़ सर ने पूछा, फिर आपके पास लेजिटिमेट 2 सेकंड है सोचने का, वो तो हर किसी को लेना चाहिए, जिसको आता है नहीं आता सभी को। फिर 2 सेकंड बाद आप उनसे फिर 3 सेकंड 4 सेकंड मान लीजिए, मान लो 5-6 सेकंड का टाइम आ गया, और फिर एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट से शुरू करें। जनरल स्टेटमेंट ये होगा कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का जो यूज़ है क्राइम्स में बहुत जगह पे यूज़ होता है। अब हुआ क्या कि 2 + 4 6 सेकंड प्लस वो 2-3 सेकंड का एक सेंटेंस, कुल मिला के 7-8 सेकंड आपको मिल गया माइंड में पॉइंट्स लाने के लिए। एंड देन यू स्टार्ट गिविंग एन आंसर। पॉइंट नंबर 1 कि क्राइम का जो नेचर है, अब वो डिफरेंट क्राइम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अब इंडिविजुअल नहीं हो रहा है। फिर 1 2 3 4 करके आप जैसे आप जब इस डायरेक्शन में सोचेंगे ना तो वो आपको रोक देंगे कि ठीक है अगला क्वेश्चन। उनको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कि सही डायरेक्शन में सोचे। अगर इस क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया कि सर आता नहीं है, सॉरी सर, या जो मन में आया आपने बोल दिया ये सोच के कि चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर देता हूँ, आंसर तो हो ही गया कि सर ये है, तो फिर अपॉर्चुनिटी खो देंगे। जी और कुछ नहीं, एवरेज मार्किंग मिलेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी खो देंगे आप। ठीक है, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट विकास, हो जाएगा आपका सिलेक्शन।